बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। क्या हाल है जी? सुबह सुबह हम आपके सामने हाजिर जाते हैं। हम कौन है? कौन है भाई? किधर है? किधर है? हम मीन्स मैं मेरे साथ होती है मेरी पूरी ये टीम जो मेरे इधर बैठी हुई है, मेरी कुछ ऑडियंस जो मेरे सामने यहाँ पर मौजूद होती है, और हम सारे मिलकर सुबह सुबह जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर आते हैं ताकि आपको बता सकें कि आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा है, आपके माशरे के लिए क्या अच्छा। आज चलो आ गई। और हम आपको किसी ऐसे भी लोगों से मिलवा सकें। आइए आजा हो गया बेटा हैं, आ जाए मेरे पास आ जाए। क्या ज़बरदस्त पर्सनालिटी है जो मेरे पास आने लगी। आइए आंटी जी, आजा की हाल है? ये देखें, इनको देखते ही पहले तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किससे आपकी मुलाकात कराने लगी हूँ। आइए इधर बैठिएगा ज़रा, इधर बिल्कुल मेरे पास इधर बैठ जाएं सामने। हैं जी, वाह जी। इनको देखते ही लुका लाइक भी हमारी रेशमा जी, क्या बात है, लेजेंड सिंगर, क्या नाम बनाया, क्या यूनिक आवाज़, क्या खूबसूरती से उन्होंने गायकी, ऐसे गाने मशहूर सबके दिलों में बसते हैं। रेशमा जी बिल्कुल उनकी लुका लाइक हैं, और उसी तरह से माशाल्लाह से क्या बताऊं, गाने गाती भी हैं। और रेशमा जी जब से गई हैं, मैं क्या बताऊं, हाय और रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा। तो इनको देख के एक छोटा सा मुझे भी मुखड़ा दिल कर रहा है कि मैं गाऊं। कि इजाज़त है? इजाज़त है जी। चले जी। इनका नाम जो है जी मुमताज़ है, ये लुका लाइक है रेशमा जी की, और उसी तरह गाने भी परफॉर्म करती हैं। और मैं अपनी टोन में गाती हूँ, फिर ये अपनी टोन में गाएंगी। बिछड़े कभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे किस हाल में परसों। आगे मुझे नहीं आता, मुझे लफ्ज़ भी नहीं आते, मगर क्या बात है, मौत न आई तेरी याद जो आई, हाय लंबी जुदाई। हो जाए ज़रा जी। चले जी, माइक दीजिएगा ज़रा, है जल्दी शाबाश, भाग के आओ। इम्तियाज़ ये लीजिए जी। तो आपके आगे पीछे कौन है? आपके बच्चे हैं? आपकी शादी हुई है? शादी हुई है, मियाँ मेरा नाल है। हाँ, तो बच्चे मेरे तीन हैं। सामने बैठे आपके मियाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या बात है। तो असल गल तो इन्हां दी वजह तो ही है ना मैडम साहब के, इन्हां गान देन तो मैं कितने शौक पूरा करा, ये सब कुछ इन्हां दी वजह तो ही है। अच्छा जी। ये रेशमा जी के, मैडम जी के फैन थे। पाया मैं भुल गई तुसी भूल ना जायो, यारी नाल बलोच न लाय, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, सजना बाजी होया हनेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, नहीं लगदा दिल मेरा, नहीं लगदा दिल मेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा, और हमारे साथ है रेशमा जी की लुक लाइक बिल्कुल मुमताज़ जी। और मुमताज़ जी जो है रेशमा जी के गाने भी बहुत मज़े से दिल से परफॉर्म कर रही हैं। सबसे बड़ी बात होती है सिंगर जो है, भले उनकी आवाज़ का थोड़ा सा शेड उनकी आवाज़ में आ रहा हो, वो लोग सुन रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वो तो है साथ साथ, मगर दिल से ये भी परफॉर्म करती हैं। मैं आज इनकी कहानी, इनकी ज़बानी आप तक पहुँचाना चाहूँगी। तो मुमताज़ जी,
मुझे बताइए, अभी आपके हस्बैंड जो थे वो पहले काम करते थे, जॉब करते थे, उसके बाद उनको दिल का जो है वो दौरा पड़ा, तकलीफ़ हुई, फिर आपने बड़ी मेहनत की, काम किया, काम करके सिंगिंग में आई और आपने पैसे कमा के मियाँ का इलाज भी कराया, ऐसे ही है? तो क्या शेड था, बताइए कहाँ से मियाँ हैं, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? जी बाजी, मैं शौक थे गाने का पहले भी शुरू तो सी बचपन तो, अच्छा। लेकिन शादी हो गई मैं छड़ दिते सी। मैं क्या हुण शादी हो गई, हो सके शोहर ना ही गान देवे। हाँ। इस वास्ते जो इन्हां नूं पता लगा ना किसी रिश्तेदार को शादी हुई तो इन्होंने कहा कि तुसी गांदे हो। मैं क्या जी मैं पहले गांदी सी, हुण मैं नहीं गांदी, मेरी शादी हो गई, मैं हुण नहीं गावांगी। हाँ। उन्हें कहा नहीं तुसी गाओ, अच्छा। अगर तेरा शौक है ना तो तुसी गाओ, अपना शौक पूरा कर लो। ये मेरे लिए कोई अच्छे मियाँ हैं। इधर मेरी बात सुने भाई साहब, इधर आए आप, इधर आए। इतने अच्छे जो शौहर होते हैं ना, उनको मैं सीरियसली सलाम और सलूट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, इधर आइए, इधर बैठिए, इधर हैं। इतने अच्छे शौहर हैं आपके, जिन्होंने इतना आपके लिए देखे फैसला लिया कि आपका शौक है, आपका टैलेंट है तो आप गाएंगी हैं, और जबकि आप डरी हुई थी कि पता नहीं मुझे कुछ कह देंगे, और आपने छोड़ दिया था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? अकरम भाई, मुझे बताइए क्या सिलसिला था, कैसे इजाज़त दी आपने, इनके शौक़ को आगे कैसे तरजीह दिया? वो शौक इनका शुरू तो बचपन में ही गाते थे पेकों। तो जब हमारी शादी हुई तो हमें किसी से पता चला जी वो आपकी बेगम जो है ना बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ। लेकिन वो पहले नहीं पता था जब शादी हुई थी? नहीं, पहले नहीं पता। ठीक है, फिर वो लोग कहते थे ये दौड़ा माइया बहुत गाते हैं, अल्लाह से को बहुत गाती है। अच्छा, अल्लाह ने गाती थी? हाँ जी, पहले बहुत मैं बहुत गाती होती सी। मैंने वो भी सुनना है। अच्छा, फिर मिल गई। अभी भी यही कहती हैं आप, अखियां नु रहन दे, ये फिर इतने सालों के बाद बदल गए हो, ये कहती हैं? नहीं कहती। मैंने इस नूं सुनाने ने ना ते मैं इन्हां नूं इहो ही सुनाना मैं गाना। जब सुना दी। एक दूसरा हाँ। बिछड़े भी तुम, हाय हाय हाय, जो अभी आपने शुरू किया। इन्हां दी फरमाइश। तीसरा गाना है और रब्बा नहीं लगदा। हाय हाय हाय, तीनों ही तबाही। वैसे तो फिर उस तरह तो काफी गाई। तो मुझे बताएं फिर, अब कभी तो फंक्शन मिल जाते होंगे, कभी तो बिल्कुल नहीं मिलते होंगे। कभी तो हुण तो बिल्कुल ही नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चे भी हैं आपके? जी बच्चे मेरे 3 हैं, एक बेटी, 2 बेटे हैं। 2 बेटे। तो काम करते हैं अभी बेटे? बस वो काम कर ऐसे मजदूरी जो मिल जावे वो। अच्छा। छोटा वर्कशॉप तो छोड़ा है। अच्छा वो वल सीखण ते चलो जी, कोई दिहाड़ी ले आंदा शाम नू, जी। बस ऐसे ही लंगर पानी चल जाता है भाई गुजारा। जिनकी माँ इतनी टैलेंटेड है, इतना देखे जोश है उनके अंदर, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, काम कर रही है माशाल्लाह, काम करना चाह रही हैं। उनके मियाँ बीमार हुए अकरम भाई, तो उनका इलाज भी उन्होंने कराया। मगर मैं ये कहूँगी जो हमारे बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमारे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कॉन्सर्ट्स परफॉर्म करते हैं, हमारे ऐसे ऐसे म्यूज़िक के प्रोड्यूसर्स हैं जो बैठे हुए हैं और उनको आवाज़ें चाहिए, तो मैं कहूँगी ज़रा से पर्ची से हट के अगर आंखें खोलें, और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर इनको चांस दें और इनको इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाएं, तो पूरी दुनिया इनकी आवाज़ को सुनेगी। हमने अपने मुल्क के सरमाए ख़ुद बना दें, तो अगर आप इनको प्लेटफॉर्म दें तो ये अच्छे कॉन्सर्ट्स, अच्छे म्यूज़िक, अच्छे नए ऑनड्रा के साथ परफॉर्म कर सकती हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इनको काम दीजिए और अच्छा काम दीजिए, अच्छा म्यूज़िक दीजिए। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक अच्छा जो है ना अपना नाम बनाएंगी, अपना मुकाम बनाएंगी। उन्हें अपने बच्चों को पालना है, मियाँ बीमार हैं और ख़ुद अपने पैरों पे खड़ी हैं, तो आई वांट एवरीबडी टू सपोर्ट, क्योंकि काम करके पैसा कमाना चाहती है। तो आखिरी में एक अच्छा सा और गाना सुनेंगे, और मैं अब इस दफ़ा रेशमा जी का नहीं, मैं वो अताउल्ला साहब का सुनती हूँ। कोई हो जाए जी, हो जाए। हाँ जी। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही जंगला पहाड़ां विच फुल खिल जांदे ने, टुटे होए दिलां नूं करार मिल जांदे ने।
ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਫਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे समर कैंप के ऊपर। गर्मियाँ आ गई हैं, समर कैंप भी शुरू हो गए हैं स्कूल्स में बच्चों के, और पेरेंट्स कुछ जो है वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और कुछ पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाई दिस समर कैंप। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्या समर कैंप सही है बच्चों के लिए या समर कैंप बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्योंकि अगर बात की जाए तो जैसे हमारे जो गवर्नमेंट है इधर से और जो हाई कोर्ट है उसकी जानिब से बिल्कुल इसको बैन कर दिया गया है, बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी गई है कि समर कैंप्स जो हैं वो होने चाहिए। बट उसके बावजूद जो स्कूल्स हैं वो ये प्रेफर कर रहे हैं, वो अभी तक चाहते हैं कि समर कैंप्स जो हैं वो ओपन होने चाहिए और समर कैंप्स बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। तो वाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, ये हम जानते हैं। हमारे पास हैं आज आमना अली जो कि अर्ली ईयर्स एजुकेशनिस्ट हैं ऑन सेट हमारे पास। वेलकम कहूँगी। आमना कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, हम परफेक्टली फ़ाइन। तो आज मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, और हाई कोर्ट की जानिब से इसको बिल्कुल नो कह दिया गया कि समर कैंप जो है वो नहीं होंगे, बट उसके बावजूद जो स्कूल्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं कि ये खुलना चाहिए और ये ओपन होना चाहिए। तो व्हाट यू से अबाउट दिस? आई थिंक ओवरऑल पहले ही पूरा ईयर हमारे बच्चों का काफ़ी एक अनसर्टेनिटी रहती है फॉर स्कूल। कभी स्कूल ऑन होते हैं, कभी ऑफ होते हैं, स्मॉग एंड डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से स्कूल्स ऑन ऑफ रहते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम व्हेन द चाइल्ड इज़ मेंटली रिलैक्स एंड फ्री, और समर कैंप से उनकी एक हेल्दी लर्निंग हो सकती है, या ये कह लें कि हम उनके अंदर से वी कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़, और या हम उनकी जो अपनी एक क्वालिटी होती है उसको ग्रूम कर सकते हैं। तो आई थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम टू यूटिलाइज योर चाइल्ड्स एनर्जी एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम, कि उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या उनके इंटरेस्ट हैं, उनको हम बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, समर कैंप में स्टूडेंट जाकर ऐसा क्या करता है जो घर में नहीं कर सकता? आमना प्लीज़ एक्सप्लेन। सबसे पहले तो यही बात है, आजकल मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि होम स्कूलिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिस वजह से चिल्ड्रन हैव बिकम मोर ऑफ इंट्रोवर्ट। दे डोंट लाइक टू सोशली हैंग आउट, फ्रेंड्स से मिलना मिलाना, और ये चीज़ बहुत लिमिट हो चुकी हुई है, जो कि बहुत ज़रूरी है सोशल इंटरेक्शन। वह आपका जब आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में उठते हैं तभी आपको समझ आती है कि आपने किस तरह बात करनी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट किस तरह देनी है। वरना घर में तो हम एक दूसरे से काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, अपनी माँ से, बहन से, भाइयों से, हम एक वो लेवल क्रॉस कर जाते हैं एट टाइम्स जो हमें नहीं क्रॉस करना चाहिए किसी एक रिश्ते के तकाजे में। सो आई थिंक जब हम लोग सोशली से इंटरेक्ट करते हैं बाहर जाके समर कैंप्स में, वी मेक न्यू फ्रेंड्स, वी लर्न विद एक्सपीरियंसेस, तो हमें काफ़ी कुछ ज़्यादा मिलता है सीखने को घर बैठने से। अदर देन द एक्टिविटीज़ हम सोशली ग्रो करते हैं, हमें बात करने का तरीका आता है, हमें बोलने का तरीका आता है। तो मेरी बात सुने, स्कूल में भी तो यही काम सारा साल हो रहा होता है। जैसे अगर प्लेग्राउंड में बच्चे जब मिल रहे होते हैं तो समटाइम्स कोई क्लास 5 के स्टूडेंट से मिलता है, कोई 6 के, कोई 7 के, कोई 3 के, कोई 4। इनफैक्ट इन द क्लास इफ़ यू टॉक अबाउट, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी के बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे नहीं होते। बट जब हम सारे बच्चों को एक साथ इन द क्लास छोड़ते हैं तो वहाँ पे भी इंट्रैक्शन हो रही होती है, सोशलाइजिंग जो है तो वो तो वहाँ पर भी हो रही होती है, हाय हेलो, टिफ़िन शेयर्स। बट ऐसी स्पेशल एक्टिविटीज़ क्या है स्पेशली इन द समर कैंप्स जिस पे हम ये कहें कि जो बच्चे घर में नहीं सीख रहे, स्कूल में नहीं सीख रहे, बट स्पेशली इन द समर कैंप दे आर लर्निंग? आप घर में कभी भी नहीं, यू विल नेवर टेल योर चाइल्ड कि आओ हम एक कमीज़ पकड़ के डाई करते हैं, आओ हम एक शर्ट के ऊपर कोई स्टैम्प करते हैं या टाई एंड डाई करते हैं, या हम उसके ऊपर कैलीग्राफी करते हैं कैनवस पे। आप ये नहीं करवा सकते घर में। और अगर कोई मदर इज़ शी नोज़ हाउ टू डू आर्ट एंड क्राफ्ट, वो करवा भी देंगी। तो देखिए, स्कूल में एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, एवरीथिंग इज़ बीइंग फोकस्ड। अगर मैं कोई करिकुलम डिज़ाइन कर रही हूँ या समर कैंप डिज़ाइन कर रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं हर डोमेन को फोकस कर रही हूँ। बच्चे की डेवलपमेंट मेंटल, मैंने उसके लिए मेंटल मैथ, क्रिएटिव राइटिंग, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम आई नो
कि ये मैं इसके बच्चे के ऊपर मेहनत कर सकती हूँ। बाकी तो पूरा साल फिर वो एक वही क्लॉक में फंसा हुआ है, सुबह स्कूल जाना है, दोपहर को घर आना पर है। आमना एक बात है, समर वेकेशंस जो है वो स्पेशली बच्चों को इस गर्मी से बचने के लिए छुट्टियां दी जाती हैं, सो दैट दे कैन रिलैक्स, दे कैन चिल एट होम, दे कैन हैव फन, दे कैन मीट देयर फैमिली, दे कैन गिव प्रॉपर टाइम टू देयर पेरेंट्स। उनके अंदर कोई ऐसे स्पेशल स्किल्स हैं तो वो उनके पेरेंट्स उनको टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनके उस स्किल्स को बढ़ाएं, उनको कुछ सिखाएं, उनको एक्स्ट्रा ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ घर में भी कराएं जिसकी वजह से, या कोई ऐसी पिकनिक्स वगैरह, कोई ऐसे उनको टूर पे ले जाएं, कोई आउट ऑफ कंट्री ले जाएं, आउट ऑफ सिटी ले जाएं, जहाँ पे उनको पूरे मुल्क की सैर कराएं। पेरेंट्स बहुत से वेकेशंस पे चले जाते हैं, कोई ऐसी ठंडी जगहों पे निकल जाते हैं, आपको पता है अगर गर्मी बहुत, तो समर वेकेशंस की जो छुट्टियाँ स्पेशली बच्चों को दी जाती हैं उसके लिए दी जाती हैं। बट अब गर्मी की हीट स्ट्रोक इतना है, गर्मी इतनी है कि इंसान मर रहा है, ठीक है, जानवर मर रहा है, अभी कुर्बानी अभी सर पे आ रही है, तो हीट स्ट्रोक जानवर को हो रहा है, वो मर जा रहा है, उसका ख्याल रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं समर कैंप में जो इतनी गर्मी में निकलेंगे, इज दैट ऑल सेफ फॉर देम, कि ये सही है इनके लिए इतनी गर्मी में आग में जाके? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा तो या ये फिर स्कूल्स का मुझे लगता है कि पैसे बटोरने का कोई सिस्टम नहीं है कि बस पेरेंट्स से पैसे बटोरे जाएं, तो गर्मी है सर्दी है जो भी, अब बच्चों को उठा के तो उधर ले जी धमाल। वो एक लंबी डिबेट है कि हम लोग वी सिट एंड टॉक अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम कि कहाँ पैसे बटोरे जा रहे हैं, कहाँ नहीं। बट विद द समर कैंप व्हेन योर चाइल्ड इज़ लर्निंग अ स्किल, आई थिंक इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आजकल एक तो मीडिया गर्मी का भी नहीं ख्याल किया जा रहा, बच्चों की हीट बच्चे स्ट्रोक का, बाहर एयर निकलते नहीं, लोग AC बाइकों में में जा रहे बैठे हैं, हैं, every गाड़ी में room जा is रहे हैं, सर air पे गीला conditioned। रुमाल रख के जा रहे हैं, आपको तो ये सब पेरेंट पता ही का होगा। पहला क्वेश्चन ये होता है, आर योर क्लासेस एयर कंडीशनड? So they don't send their child until the class is not air conditioned. तो पहला क्वेश्चन ही वो ये पूछते हैं, आपके एसीज हैं, आपके जनरेटर्स हैं? जी हैं। देन दे सेंड देयर चाइल्ड। तो फिर ऐसी एक्टिविटीज़ का क्या फ़ायदा जो सारे ये ठंडक में एसी की कूलिंग सिस्टम में ही हो रहा है, तो ये चीज़ें तो घर में भी की जा सकती फायदा। हैं अब मेरा बच्चों को। तो आप आके अगर मेरा सेंटर देखेंगे तो मेरा तो प्ले एरिया तक इंडोर है, क्योंकि पूरा साल अभी मुझे पता है दिस हीट वेव इज़ गोइंग टू एंड और हम लोगों को डेंगू आ जाएगा। डेंगू जब ख़त्म होगा तो हमारा स्मॉग आ जाएगा, उसके बाद कोई नया वायरस ईजाद हो जाएगा। विंटर में फिर आपको पता है लाहौर फेसेस एक्सट्रीम विंटर, तो फिर कब करवाएं? अच्छा मुझे बताइए, ये जो स्पेशली पेरेंट्स से मांगी जाती है एक्स्ट्रा फीस फॉर दिस, इनको प्रेशराइज किया जाता है फॉर दिस चिल्ड्रंस को भी समर कैंप के लिए, इज दैट राइट, इज दैट ओके? Not at all. It's not at all right. It should be optional because everybody have their plans. That's why हमारा एक जो inclusive center है जिधर हम लोग ऑफर करते हैं, if you want to, it's not a compulsion. आप करना चाह रहे हैं, more than welcome. If you don't want to do it, that's up to you. हम लोग फोर्स नहीं करते हैं। नहीं, मगर कुछ स्कूल्स कंपलसरी भी करते हैं, कुछ स्कूल्स ये भी कहते हैं कि दिस हैज टू बी कंपलसरी, दिस हैज टू बी डन, This has to be done. Exactly, but that's unfair. अगर आप कर भी रहे हैं, तो it should be in the fee you're already charging. Yeah, that's what. And yes, that's where I'm saying कि फिर हमारा एक पूरा एक है सेटअप कि हमें उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में वी कैन डिस्कस अबाउट इट कि कहाँ ये आपको रिप ऑफ कर रहे हैं और कहाँ ये जेन्युइनली आपको ना फैसिलिटेशन दे रहे हैं। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम आपकी बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है समर कैंप। और समर स्टार्ट हो गया, समर वेकेशंस बच्चों की चल रही हैं और इस पे समर कैंप का बड़ा मसला है। कुछ स्कूल्स जो है वो कहते हैं कि इट्स कंपलसरी, बच्चों की जो है वो एक्स्ट्रा ये फ़ीस इसकी पे करनी पड़ेगी और बच्चों को दाखिल करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आपको कॉल करनी है तो आप मेरे प्रोग्राम में कॉल कीजिए, आप भी इसका हिस्सा बनिए और सवाल पूछिए। हमारे पास जो है प्रोफेशनल जो एजुकेशनिस्ट हैं वो बैठी हैं अर्ली एज की, तो इनसे हम पूछेंगे फिर कि क्या ये ज़रूरी है कि बच्चों को एक्स्ट्रा स्किल्स के लिए हम समर कैंप्स में भेजें या नहीं भेजें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हम बात कर रहे हैं समर कैंप के ऊपर, क्योंकि समर वेकेशंस बच्चों की शुरू हो चुकी हैं। हमारे पास है एजुकेशनिस्ट अर्ली ईयर की स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली हमारे पास आमना अली बैठी हैं और वो बात करी। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो बच्चे हैं उनकी कौन सी एज जो है वो बेस्ट है फॉर समर कैंप, क्या एज क्राइटेरिया है? ओके फिज़ा, डिफरेंट एज ग्रुप्स आते हैं हमारे पास। लाइक फॉर वी स्टार्ट विद अ टॉडलर हु इज़ लाइक 2 year old, और उनके लिए हमारे उनकी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ होती है, जैसा फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल्स, इस तरह उनको हम स्टोरी टाइम करवाते हैं, देन आर्ट एंड क्राफ्ट करवाते हैं। फिज़िकली हम लोग उनका प्ले एरिया होता है, टाइवोंडो होता है, इस तरह हम उनके
एज के अकॉर्डिंगली उनके लिए हम लोगों ने करिकुलम डिज़ाइन किया होता है। अच्छा। देन देर आर 4-year-old एंड 5-year-old जिनको हम लोग स्कूल रेडीनेस कराते हैं। बिफोर दे एंटर इनटू अ बिग स्ट्रीम स्कूल हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि चलो एक उनको पहले स्कूल का एक्सपोजर हो जाए इन अ स्मॉलर एनवायरनमेंट। ऑलराइट। आई हैव माई 3 सेटअप्स इन लाहौर। एक मेरा राया में है किड्स क्लाउड, फेज़ 5 डिफेंस में क्रिब्स एंड क्रेयॉन्स, और गुलबर्ग में मॉन्टेसरी वर्ल्ड। इन तीनों पर मैंने यही प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं। अच्छा। जहाँ हम हर बच्चे की इंडिविजुअल ग्रोथ पे फोकस करते हैं। और आमना जी कब से कर रही हैं आप ये काम, स्पेशली समर कैंप का? सबसे पहले आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम वन ऑफ द रिनाउंड स्कूल्स ऑफ लाहौर इन फेज़ 5। वहाँ मैंने काम किया। यू माइट हैव हर्ड अबाउट LGS। पहले मैंने वहाँ काम किया, देन आई वर्कड एट किड्स कैंपस, और देन आई वर्कड एट वन मोर स्कूल, and then I was like COVID आ गया and I was like now I have to do something of my own, and I was working for good 15 years. अच्छा, एज का तो आपने माशाल्लाह से बता दिया है, डूइंग सो वेल, कि ये क्राइटेरिया होता है इस एज से इस एज तक किस तरह के हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं। मुझे ये भी साथ बताइएगा क्योंकि कुछ बच्चे बड़े एंगर होते हैं, उनका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ हाथ पैर भी उठा देते हैं, कुछ हिट कर देते हैं, मार देते हैं, इस किस्म के भी तो बच्चे होते हैं। फिर उनको इस इन्वायरमेंट में किस तरह से आप उनको एक कंट्रोल देती हैं, किस तरह से लुक आफ्टर करती हैं? अच्छा फिज़ा, व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि बच्चे ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं। आप भी देखिएगा कि आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं। आप उनको हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे ना, सूनर और लेटर दे विल लीव द हैबिट। हर बच्चा, स्पेशली अ टॉडलर, लर्न्स टू हिट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। वो क्या करता है? वो मारता है, वो क्योंकि ज़रूर हर मारता बच्चे है। के हर एज में जहनी और नफ्सियाती मसाइल अलग अलग होते हैं। पहले वो बच्चा चीज़ें मुंह में डालेगा, फिर वो मारता है। वो ये उसका एक्सप्लोरेशन का तरीका होता है। आप उसको चैनलाइज, उसकी एनर्जी को किस तरह करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। आई ऑलवेज टेल मदर्स कि आपने खुद नहीं खपना, आपने नहीं थकना, आपने बच्चे को थकाना है। कैसे थकाना है? साइकिलिंग करवाएं, पार्क लेके जाएं, स्केट्स करवाएं। ये बच्चे की एनर्जी को यूटिलाइज करने का तरीका है। हम क्या करते हैं? हम थक जाते हैं, बच्चा फिर भी एनर्जेटिक होता है, बिकॉज वी आर नॉट चैनलाइजिंग देयर एनर्जी, वी आर चैनलाइजिंग आवर एनर्जी। सो फॉर दैट यू हैव टू सी कि आपके बच्चे का रुझान किधर है, वो क्या पसंद करता है। उसको साइकिल लेके दें, उसको स्केट्स करवाएं, उसको कुछ नहीं, घर में पूल लगा दे। ज़रूरी तो नहीं है कि बच्चा एक बड़े अच्छा, पूल अब में जैसे जाए। समर कैंप की बात हो रही है तो 15, 16, 17 साल के बच्चे भी समर कैंप तो ज्वाइन करते ही जाते हैं। उस एज की कैटेगरी क्या होती है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती अच्छा, हैं उनके अकॉर्डिंगली होती है। अब वही बात है, मेरे पास कुछ बच्चे कल परसों आए थे जिनका इंटरेस्ट था बेकिंग की तरफ। तो फिर ऑब्वियसली छोटे बच्चों को आप नो फायर बेक तो करा सकते हो, मगर जिसको प्रॉपर्ली ऑपरेशनल बेकिंग कराना तो पॉसिबल नहीं है। ज्वेलरी मेकिंग, कैंडल मेकिंग एंड व्हाट नॉट। आप बस डिफरेंट एक्टिविटीज़ पहले से प्री डिसाइडेड रखें कि हमने आज ये करना है, ताकि उस वक्त एक केओस ना हो और बच्चों को एक इंटरेस्ट डेवलप हो। अब जस्ट फॉर एग्जांपल पेपर है, पेपर से ऑरिगेमी करवा लें आप। इट्स हाउ यू यूटिलाइज द चाइल्ड्स एनर्जी। और ऑरिगेमी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। यू हैव टू शेप द पेपर इनटू डिफरेंट शेप्स एंड मेक अ ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट। तो दिस इज हाउ, ये छोटे बच्चे नहीं कर सकते। आपको याद होगा हम यू वाला वो खेलते थे दिन रात वाला। एग्जैक्टली हम, हाँ, कागज का बना के, है ना जी, वो origami अच्छा, समर की- कैंप में जो 15-16 साल के जो बच्चे हैं, अब उनके पास जैसे इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो घर बैठ के, अगर उनको समर कैंप ना मिले, कोई ऐसी एक्टिविटी, तो आपको क्या लगता है घर बैठ के वो क्या करेंगे? देखिए जी, अपना पहले तो अपना डे आप प्लान करें, स्टार्टिंग क्योंकि फ्रॉम द डिजिटल मॉर्निंग। एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है बच्चों का। बिल्कुल, आई फील सबसे बड़ा हमारा तो आजकल का प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को किचन में जाने ही नहीं देते। लेट देम मेक देयर ब्रेकफास्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, लेट देम डू देयर ओन चोर्स, अपना क्लीन अप खुद करें। मेरे पास जो टॉडलर्स भी 2-2 साल के हैं, आई ट्राई कि वो जब प्ले कर ले तो अपना क्लीन अप खुद करें। ये छोटी छोटी हैबिट्स हम डेवलप कर रहे होते हैं उस वक्त। ऐसे ही है। इस तरह के आपका भी दिन गुजर जाएगा, उसका भी। टेल देम टू सॉर्ट आउट देयर कबर्ड, देयर अपने कपड़े खुद संभालें। इस तरह के छोटे छोटे कामों के साथ फिर आप उनको देखिए, हमने बच्चे का फोकस बिल्ड करना है। पहले तो बात ये है कि छोटे बच्चे में फोकस बिल्ड बहुत अच्छा होता है। बड़े बच्चे तक जाते जाते हैबिट पक्की हो चुकी होती है,
उस टाइम आप फोकस नहीं बिल्ड कर सकते। और आजकल हमारी आवाम में सबसे ज़्यादा मसला ही लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। एक हमारी ब्रेक है और ब्रेक में एक न्यूज़ भी ब्रेक है, तो उसकी वजह से हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी, बट वी हैड ग्रेट डिस्कशन। थैंक यू सो मच। आपने हमें समर कैंप के बारे में डिटेल में जाके बताया, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या ये सही है या गलत है जो पेरेंट्स आपस में सोच रहे होते हैं। सारे सवाल मैंने आज आमना के सामने रखे हैं और आमना ने मुझे बताए। सो इफ़ यू वांट कि अपने बच्चों को समर कैंप में भेजना है तो इट्स योर डिसीजन, you can take a break. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और अभी हम बात करेंगे लोअर बैक के पेन पे, जो बहुत ज़्यादा सीवियर लोगों को प्रॉब्लम होती है। इतनी ज़्यादा इशू हो जाती है, लोग खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, ये लोअर हिस्सा लॉक हो जाता है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम मुझे भी है एंड आज ये सारे जो दर्द हैं, ये लोअर बैक की जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, ये किस एज से शुरू होती है, सब के बारे में जानेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमने बुलाया डॉक्टर शम्सुल हक, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे पास ऑन सेट। और अगर आपको कॉल भी करनी है, कोई सवाल करना है और आप बहुत सीवियर प्रॉब्लम में हैं, तो प्लीज़ गो हेड, आज कॉल कीजिएगा डॉक्टर शम्स को। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम, माय प्लेयर ऑलवेज। आपसे मिलकर तो वैसे ही बहुत जो है ना वो गुड वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, है ना जी। तो वो जो गुड वाइब्स हैं आज हमने सब तक पहुंचानी, क्योंकि बहुत से लोग इस प्रॉब्लम में हैं कि उनको सीवियर प्रॉब्लम है बैक पेन का। तो ये जो लोअर बैक पेन है, पहले तो ये बता दीजिए कि होता क्यों है, किस वजह से होता है, कौन सी ऐसी हम गलतियां कर देते हैं, हमारी कोई हम सामान ज़्यादा हैवी उठा लेते हैं इस वजह से हमें हो जाता है, या फिर हमें कुछ लोग कहते हैं कि लंबे ज़्यादा होते हैं तो उनकी कमर में प्रॉब्लम होता है इस वजह से होता है, या फिर ये एज फैक्टर होता है। प्लीज़ एक्सप्लेन। लो बैक पेन के बारे में ये कहा जाता है कि रिसर्च ये कहती है कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको लाइफ में एक बार ये पेन ना हो। दिस इज सच अ पेन, यस एग्जैक्टली। यू नो व्हाई? ये ज़्यादातर रिलेट करता है आपकी एक्टिविटीज़ के साथ। या तो आप बहुत हाइपर मोबाइल हैं, या तो आप बहुत अपने आप को पूरा एक्टिव रखे हुए हैं, या आप बिल्कुल इनएक्टिव हैं, या आप बिल्कुल फिक्स्ड पोस्चर्स में हैं। तो इन फिक्स्ड पोस्चर्स या हाइपर मोबिलिटी दोनों की वजह से लो बैक पेन जो है वो कंट्रीब्यूट हो रही होती है, वो बिल्ड हो रही होती है। एक मेजर कॉज जो आज की पॉपुलेशन में है, दैट इज देयर ऑक्यूपेशन, उनका काम। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस वर्कर है, वो 10 घंटे वो 12 घंटे बैठा है, वो फिक्स्ड है। अब नेचर ने तो ऐसा डिजाइन नहीं किया। आप 10 घंटे बैठे हैं, आपके वही स्पेसिफिक लो बैक का सारा जो रीजन है, सारे जो ज्वाइंट्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ा है। फिर नेचर का रूल है, आप किसी भी चीज को एक्सीड तो नहीं कर सकते, ज्यादती तो नहीं कर सकते। Perfect. जितना हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे मसल्स या ज्वाइंट जितना लोड ले सकते हैं हम उतना ही दे सकते हैं। अच्छा। अगर उससे ज्यादा आप करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी क्या होना शुरू हो जाएगा, वेयर एंड टियर, ज्वाइंट डैमेज होना शुरू हो जाएगा, मसल की एंड्योरेंस कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक, और आहिस्ता 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 आपको स्पैजम्स यानी खिंचाव होना शुरू हो जाएंगे। ये शुरू यहां से होती है। अच्छा। सबसे पहले क्या होता है जी, बिल्कुल ऐसे वहां से आपको फील होना शुरू होता है, वो पेन शुरू हो गया, रिफ्लेक्स बनना शुरू हो गया, और इसका मतलब ये है कि हमने इसके साथ नॉर्मल से ज्यादा ज्यादती कर दी है। ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है आज के दौर में। हर शख्स जो काम कर रहा है, जो फिक्स्ड है, उसको पेन है। अच्छा। सेकेंडली, एज आपने बात की, एज के साथ भी वीर एंड टियर आना है। एजिंग प्रोसेस ही ऐसा है कि जिसके साथ वीर एंड टियर होना ही होना है, ज्वाइंट ने डैमेज होना ही होना है, बोन ने डैमेज होना ही होना है। आपका विटामिन डी और कैल्शियम दोनों कम हो जाता है डेफिनेटली, age के हिसाब से। दैट इज डाइट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। वो फिर डाइट साथ आ जाती है। ठीक है। डाइट तो हमारी वैसे ही अल्लाह रहम करे आजकल जो है ना वो कोई चीज खालिश है ही कोई नहीं, हमें अल्लाह वायरस वगैरह ने हमें वैसे ही अटैक किया हुआ है, बॉडी हमारी वैसी आधी बर्बाद हो गई इतनी है। बुरी हालत है मैम। 92% पाकिस्तान की खवातीन विटामिन डी डेफिशिएंट हैं इस वक्त। 18 इयर्स ऑफ ओल्ड गर्ल मैंने कल अभी डायग्नोज किया है, उसको सीवियर डेफिशिएंसी विटामिन डी की निकली, 18 साल की बच्ची। मगर हैरत की बात है, हमारे मुल्क में यहाँ पे धूप अच्छी है, सब कुछ है, लोग निकलते भी हैं बाहर, उसके बावजूद विटामिन डी नहीं, मेरा ख्याल है ये क्यों है? नहीं, ये बचते हैं, ये धूप से बचते हैं। ये निकलते तो जरूर हैं, ये गाड़ियों में, एसीओ में होते हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर एसीज में होते हैं, ये उस अपने आप को
एक प्रॉपर टाइम के लिए घंटे 2 घंटे के लिए एक्सपोज नहीं करते। जो लंदन के कुछ इलाके, अमेरिका के कुछ इलाके, आई वाज इन लंदन अभी थोड़े दिन पहले, तो वहाँ पे बहुत से लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, क्योंकि कुछ धूप का मसला है। आपको पता है इतनी अच्छी डेफिशिएंसी नहीं है आपकी धूप की वहाँ पे, विटामिन डी के सोर्सेज नहीं है। अमेरिका की बहुत सी ऐसी कुछ स्टेट्स हैं। तो हमारे पास तो यहाँ पाकिस्तान में देखा जाए तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये सारे ऐसे मेन जो हब शहर हैं, और भी बहुत से ऐसे, गुजरावाला, ये सब बहुत सी सारी जगहों पे धूप तो अच्छी तरीके से निकलती है। विटामिन डी तो बड़ी अच्छी तरीके से सोर्स है जो ले सकते हैं, फिर क्यों डेफिशिएंसी है डॉक्टर साहब, ये समझ नहीं आई। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, हमारा एक्सपोजर नहीं है, हमारा एक्सपोजर टू सन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम बाहर मूव भी कर रहे हैं तो हम गाड़ियों के अंदर हैं, हम वहाँ एसीज के अंदर हैं। अब मुझे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 आवर, ताकि केमिकल रिएक्शंस हो, प्रीकर्सर बने, उस प्रीकर्सर से आगे विटामिन डी बनेगा। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये ऐसा नहीं है ना कि मैं अभी बाहर निकला हूं, मैं 1 सेकंड सिर्फ निकल के बाहर से अंदर आ गया हूं तो ये मैं धूप में था। ओके, आई एम नॉट इन सनलाइट, मैंने अपने आप को सनलाइट पे एक्सपोज नहीं किया। एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पर्टिकुलर सनलाइट की डोज है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 40 मिनट्स। कुछ रिसर्चेस 40 मिनट लिखती हैं और कुछ रिसर्चेस 50 मिनट लिखती हैं, तो 40 से तो ये शुरू होता है। अच्छा। तो हम तो आप बिल्कुल भी अगर उस तरह देखें तो हम यूवी से बच रहे हैं जी, यूवी ज्यादा हो जाएगी, हमें जो है सनबर्न्स हो जाएंगे, हम ये प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप अमेरिका में ही, यूरोप में ही देखें तो वहां पर क्या हो रहा है कि अगर वो बीचेस पे जाते हैं और वो सनबर्न उन्हें हो जाए तो दैट इज नॉर्मल, वो जाके उसको ट्रीट करवाते हैं विद एलोवेरा। लेकिन वो अपने आप को सनलाइट पर एक्सपोज लाजमी करते हैं। अरे वाह, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैंने मतलब रिसेंट ही मेरा भी एक टूर हुआ, मैंने उसमें देखा कि वो बकायदा जाकर के वहां पर अपने आप को ट्रीट करवा रहे हैं, उस सनबर्न को वो एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स ओके फॉर देम। अगर सनबर्न आ गया। डॉक्टर साहब, ये जो विटामिन डी लोगों को जब डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे होते हैं, उसके साथ कैल्शियम को भी रेकमेंड कर रहे होते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन और व्हाट, के अगर विटामिन डी के सोर्स ले रहे हैं हम लोग वीक में एक एक करके, जो सनी डी और दूसरे इंजेक्शंस की फॉर्म में, तो क्या हमें इसके साथ कैल्शियम लेना जरूरी है? ये चोली दामन का साथ है। अगर कैल्शियम है और विटामिन डी नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है, अगर विटामिन डी है और कैल्शियम नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा। आप जब भी कोई भी कैल्शियम की टैबलेट लेंगे या कैल्शियम का कोई इंजेक्शन लेंगे तो यू विल सी कि उसके साथ विटामिन डी होगा। कोलिकैल्सिफेरोल इज विटामिन डी और उसके साथ कैल्शियम ऐड किया जाता है। उसकी वजह यह है कि कैल्शियम को आपके गट से एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए। अच्छा। आप वरना वो गट में ही रहेगा। आप खा तो रहे हैं, आप डाइट में ले तो रहे हैं, समटाइम आपने ये भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम खाते बहुत हैं लेकिन वो लगता नहीं है, वो पता नहीं जाता कहाँ है, वो हो क्या रहा है हमारे साथ, खाते बहुत है हम, लगता नहीं है। ठीक है। वहां क्या डेफिशिएंसी निकलती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकलती है कि वो कैल्शियम इंटेक हो तो रहा है लेकिन विटामिन डी जो है वो वहां पर नहीं है और उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो उससे फिर हाइपोविटामिनोसिस यानी विटामिन की डेफिशिएंसी, उसके साथ साथ सबसे पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या फील होता है? फटीग, मलेज। मलेज क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा थक रहे हैं, आपने आधा घंटा काम किया, बंदा कहता जी मेरे बस हो गई, बस अब तो एनर्जीज ही नहीं है, बात ही नहीं हो पा रही। ये भी विटामिन डी का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 2 सिम्टम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लोगों को, मेजर प्रॉब्लम। मेरी कुछ दोस्तें थी, उनको मैंने जब बताया कि आप आ रहे हैं और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो उन्होंने मुझसे ख़ास तौर पे पूछा कि एपिड्यूरल उन्होंने लगाया था बच्चे की पैदाइश से पहले, जो लगा देते हैं, आपको पता है प्रेगनेंसी के उसमें पेन नहीं होता, तो वो एपिड्यूरल की वजह से उनको बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन है और उस जगह पर उनको बहुत लॉक हो जाता है। तो इस पर बात करेंगे। दूसरा हम आपसे ये पूछेंगे कि जो मोटापा है, क्या उसकी वजह से भी लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है या नहीं होता? एनीवे, एक ब्रेक के बाद ये सारे सवालों के जवाब आपसे लेंगे, ठीक है? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि लोअर बैक पेन के लिए हमें यहाँ पर अभी एक्सरसाइज बताएंगे। और हमारे पास हमारे ये नदीम साहब है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा आप आ जाएँ, क्योंकि मोस्टली आपकी एज में ही लोगों को ये लोअर बैक पेन शुरू होता है। तो आप तो वैसे कराटे मास्टर भी हैं, एथलीस्ट हैं, मगर मैं चाहूँगी यहाँ पर आप ज़रा कुछ सीख लें और हमें भी बता दें। आइए जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि फिर ये लोअर बैक की जो एक्सरसाइजेज है वो क्या हो सकती हैं और क्यों? आप सर बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे। देखिए, सबसे पहले लोअर बैक पेन में एक गलती ये होती है कि हम पहले डायग्नोज नहीं करते। मैं 2 बड़ी डायग्नोसिस बता देता हूँ। वो ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लोअर बैक का कर्व नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। अच्छा, जैसे ओबेसिटी, मतलब कर्व ये वाला दिस कर्व। अच्छा, दिस एंड बिल्कुल एंड पे है ये, बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। बिल्कुल एंड पे ये कर्व है, ये नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, इसको हम लॉर्डोटिक कर्व कहते हैं। ठीक। इस लॉर्डोटिक कर्व में एक्सरसाइज और होती है,
और जिस वक्त ऐसा हो जाए कि ये कर्व बिल्कुल फ्लैट हो जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं बैठ बैठ के बिल्कुल स्टिफ हो गया ठीक और है। उनका ये कर्व फ्लैट हो गया है, तो उस सूरत में एक्सरसाइज और होगी। ठीक है। अभी जो मैं नदीम साहब को करवाने जा रहा हूं, ये वो एक्सरसाइज है जो कि लॉर्डोटिक कर्व यानी इसमें कर्व ज्यादा हो जाता है, हाँ। उसमें आप बहुत आसानी से घर में जो है ये कर सकते हैं। नहीं, इनको आपने करवा दे वरना बिल्कुल- ये लाश ठंडी हो जाएगी। इधर कटे हुए फल भी आपने- मिलेंगे सब्र के। आपने गर्म ही रहेगी। नहीं, हम करवाते हुए ना पहले पल्स देख लेते हैं। अच्छा सर, आपने बिल्कुल सीधे लेटे रहना, इसी तरह अपना एक घुटना बेंड करेंगे एग्जैक्टली और अपने इस घुटने के अगले हिस्से पर आप अपने दोनों हाथ रख लेंगे लाइक दिस। ग्रेट, ग्रिप बन गई। वाह। अब ये ग्रिप बनने के बाद आप इस नी को अपनी चेस्ट तक लेके आएंगे लाइक दिस। अच्छा, एक पाँव सीधा ही रखना है एक वाला। पाँव बिल्कुल फ्लैट रहेगा। कुछ लोग सीधी टांग के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के क्वाड टाइट होते हैं, यानी अगले वाले मसल ये टाइट जो होते muscles हैं ये, हाँ। ये टाइट होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी बेंड भी हो जाती है, तो Okay। कोई मसला नहीं है। ठीक है। बोथ आर ओके। बेसिकली इस टांग का स्ट्रेच देना ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। अच्छा। अब आप जब स्ट्रेच दे रहे हैं तो एक गलती जो सबसे ज्यादा की जाती है, ओवर स्ट्रेच। जस्ट लाइक नदीम साहब बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। कभी भी पेन में ऐसा नहीं किया जाता है। सर छोड़िएगा, जस्ट गो वेरी माइल्ड, छोड़िएगा। दिस इज द स्ट्रेच, यहां पे स्ट्रेच मिलना शुरू हो गया है। ठीक है। यहां से हम हल्का सा फोर्स और अप्लाई करते हैं, जितना कंफर्टेबल रेंज है, पेन फ्री रेंज है, उसके अंदर रहते हुए Okay। आप यहीं से वापस ले लेंगे 90 से, फिर आगे, फिर वापस, फिर 90 से आगे। आप 20 टाइम्स अर्ली ऑन इसको शुरू कर सकते हैं। 20 टाइम्स 3 टाइम्स अ डे। अच्छा। दिन में 3 बार आप इसको एज अ डोज जो है वो ठीक है। रिपीट करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज कमर की ताकत की है। बहुत से लोग यही पूछते हैं कि सर ठीक है, कुछ देर के लिए दर्द तो ठीक हो जाती है, दर्द तो बेहतर हो जाती है, लेकिन हम चाहते हैं दोबारा ना हो। इट शुड नॉट हैपन अगेन। Nobody wants to come back again, yeah. तो मैं अपने सुनने वालों को आपकी मतलब इस शो के जरिए ये बताना चाहूंगा कि हमेशा याद रखिए, अपनी ट्रीटमेंट का फाइनल फेज रखिए स्ट्रेंथ। अच्छा। अगर आपके ये ज्वाइंट में स्ट्रेंथ नहीं आती, इस मसल में स्ट्रेंथ नहीं आती, तो ये दोबारा वीक होगा, ठीक है। दोबारा पेन होगा आपको। ठीक है। तो उस फिर दूसरी स्ट्रेंथ के exercise? लिए आप जो एक्सरसाइज करेंगे, दोनों घुटने सर बेंड कर लें। ग्रेट। आप देखें फीट जो है बिल्कुल साथ मिलाए हैं, घुटने के दरमियान कोई गैप नहीं है। ठीक है। और अब आप आसानी से अपना पेट ऊपर उठाएंगे। दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग। ओके। जरूरत से ज्यादा नहीं करेंगे सर, थोड़ा इसको डाउन लें। दिस इज फाइन। इधर इस पे भी इधर स्ट्रेच इधर देना है। एग्जैक्टली ये ये स्ट्रेच जगह। नहीं, ये फोर्स है। अच्छा। ये जोर लगा रहा है। ठीक है। आपके इन मसल्स को, लंबर के मसल्स को, इरेक्टर स्पाइनीज को ये जोर लगा रहा है, और ठीक है। जोर ही चाहिए ताकत के लिए। ठीक है। पीठ से लेके पूरा हिप तक का एरिया Exactly। ये ऐसे फ्लाई हम करना है इसको 5 सेकंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक यानी है। 5 सेकंड होल्ड किया और फिर आहिस्ता से नीचे वापस। इसमें ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, आपको यहां पर एक इसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको सांस भी रोकने की जरूरत नहीं है। आपको योगा एक्चुअली वी नॉट It is डूइंग not योगा। yoga, exactly। हम तो एक उसका ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, यहां सांस रोकने की भी जरूरत नहीं है। आप दोबारा करेंगे, देखने वालों के लिए इजी कर रहा हूं। यस, दिस इज फाइन। अब 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड डाउन। ओके। वापसी जाते हुए ख्याल करना है, लोग जल्दी झटका मार देते हैं। एक्सरसाइज का उसूल है वेरी स्लो एंड स्टडी। ठीक है। और तीसरा आप क्या बता रहे हैं किस चीज का, ताकि जल्दी जल्दी बता दें। मैंने कहा ये ना कोई टाइम अब रह तीसरी जो जाए। एक्सरसाइज है वो मैं जो कर्व बिल्कुल सीधा हो जाता है उसके लिए बता रहा हूं। Okay। सर आपको उल्टा होने पड़ेगा ऐसे ही। वो लोग जिनकी बिल्कुल फ्लैट हो गई है स्पाइन, स्टिफनेस बहुत है, काम करते हैं सारा दिन, काम है। कर करके ये कर्व खत्म हो जाता है, ठीक फ्लैट है। हो जाता है, Okay। उनके लिए ये एक्सरसाइज है। अपना ये हाथ यहां लाएंगे सर, दूसरा हाथ भी इस तरह से। ग्रेट। और अब आप ऊपर उठाएंगे अपने आप को, लेकिन कमर नीचे रहेगी, कमर नीचे रहेगी, सिर्फ कंधे ऊपर आएंगे। शोल्डर्स को उठाना है। ओनली stretch। शोल्डर। आहा। पूरी इरेक्टर स्पाइनीज, ये सारे मसल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसके साथ ये कर्व बनना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। ऑटोमेटिकली कर्व बिल्ड हाथ होना शुरू पूरे हो स्ट्रेट करके ये इज जी जी बिल्कुल राइट बिल्कुल। दिस इज द राइट पोस्चर। आहिस्ता से आप नीचे आएंगे। ठीक है। वंस अगेन, फिर ऊपर आएंगे। फुल ग्रेट। फुल नीचे नहीं जाना है। फुल नीचे नहीं जाना। कुछ लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जरा पावर नहीं होती शोल्डर ठीक की, है। उनके लिए आसान कर देते हैं सर, इस तरह से आप एल्बो पे आ जाए। अच्छा। दे कैन कम ऑन द एल्बो, और एल्बो पे आके वो अपना
नेक अच्छा। ऊपर होल्ड कर लेते हैं, फिर नीचे ले Both जाते ways, ठीक हैं, है। फिर नेक होल्ड कर लेते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं, एंड यू कैन रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। Alright. और बहुत ही सेफ एक्सरसाइजेज हैं, इसमें कोई पेन्स नहीं आती, इसमें कोई पेन एग्रेवेट नहीं करती, नॉर्मल से ज्यादा नहीं होती। और कोई एक्सरसाइज जो आपको लगता है जरूरी है बता दें। तो यस, मुझे वेरी लगता है- इंपॉर्टेंट क्वाड्रूप्ड स्टेबलाइजर के लिए सर 4 नदीम टांगों पे साहब। आना है। यस, ग्रेट। ये हम उन मसल्स के लिए करते हैं जो हमारी स्पाइन को होल्ड रखते हैं, ठीक है। स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइजर्स की एक्सरसाइज है। एक हाथ एयर में सर, ऐसे घुटनों के बल जाके। एग्जैक्टली, और उल्टी टांग एयर में। ओके, दिस इज कॉल्ड बर्ड डॉग ठीक है। एंड वेरी वेरी मच इफेक्टिव फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्पाइन। स्पाइन के स्टेबलाइजर्स, मल्टीफिडस मसल, ये उस मसल की स्पेशल एक्सरसाइज है। ठीक है। होल्ड करेंगे, वापस ले लेंगे, और इसी आधे तरह पैरा के सुपरमैन लग रहे हैं नदीम साहब। एग्जैक्टली। दूसरा वाला सर, ये हाथ लेंगे एयर में, ये Same टांग way. एयर में। ओके, ग्रेट। एंड यू कैन सी कि कितना एफर्ट करना पड़ा है स्टेबल एक करने उस के लिए। हाथ का, एक इस पैर का, एक जो इस है पैर का। वो हिस्सा आपने एयर में रखना है। ओके, राइट। एंड नीड टू Exactly. बैलेंस फॉर हाउ मेनी सेकंड्स? 5 सेकंड्स। 5 हम seconds. स्टार्ट ही 5 सेकंड से करते हैं, बाद में प्रोग्रेस करते जाते हैं 10 नदीम सेकंड साहब में। उड़ तो नहीं जाएंगे? नहीं ओके, नहीं, नदीम साहब इज अ स्ट्रांग गाय माशाल्लाह। नहीं वो सुपरमैन बने मैंने। और जबरदस्त सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ग्रेट, Thank थैंक you. यू। अच्छा, कोई मसाज, कोई ऐसा ऑयल आपको लगता है कि वो जो पीछे ऐसे बैक पे लगाना चाहिए या ऑल दैट? वी नेवर रिकमेंड ऑयलिंग एंड मसाज इन पेन। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, दर्द में कभी भी ऑयल या मसाज नहीं किया जाता। नीचे अंडरलाइन कॉज हमें नहीं पता होता, नीचे पता नहीं क्या है, कोई डिस्क फट गई है, कोई मसल टीयर हो गया है, कोई ज्वाइंट जो है वो अपनी जगह से हट गया है, हम ऊपर उसको मजीद दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं, ये और कंडीशन खराब हो जाती है। जितने लोग इस वक्त दर्द के साथ आते हैं और उस पर मसाज या ऑयल करते हैं, उनकी कंडीशन तो पहले से औरतें भी खराब तो हो जाती है। अमूमन ये करती है, जब उनको दर्द होती है तो अपने घर में जितने जो स्टाफ होते हैं, वर्कर्स होती हैं, तो उनको बोलती हैं कि आके कमर पे खड़े हो जाओ, या फिर घर में बच्चों को बोला जाता है बेटा कमर पे खड़े हो जाओ। आप ये यकीन सब करें, तरीका ठीक है या नहीं बस- बिल्कुल गलत है। आप यकीन करें, देखिए ये 2 हड्डियां हैं, फर्ज कीजिए, ये एक पहले ही जो है वो पेन में है, अब ऊपर ठीक जो है। खड़ा हुआ है वो और उसको डिस्प्लेस कर रहा है, हाँ। वो मार रहा है टांगे उसको, वो आगे जा रही है, वो निकल जाएगी बिलाखिर। तोड़ के आते हैं लोग, आप यकीन कीजिए। अच्छा। यहाँ तक हो जाता है कि पहले ठीक होता है जी, वो घर में हमने थोड़ा सा ये किया है मसाज, और हमने उसके ऊपर जो है ना, बच्चा मेरा खेल रहा था, तो बस उसके बाद दर्द इतनी बढ़ गई है कि अब हम फिक्स हो गए। अच्छा, और So, मैंने इससे आपसे बचना एक चाहिए। सवाल किया था ब्रेक से पहले कि जो एपिड्यूरल वगैरह लगवा लेती हैं कुछ औरतें प्रेगनेंसी के टाइम पे, उनको फिर बहुत सीवियर प्रॉब्लम होता है, तो क्या वो ठीक हो जाता है या बिल्कुल क्योरेबल नहीं? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी में कंप्लीट ट्रीटमेंट इसका मौजूद है। एपिड्यूरल का मतलब है कि हमारी स्पाइन के ऊपर एक मोटा लिगामेंट है, ड्यूरा है, लेयर है, उसके अंदर इंजेक्शन लगता है, वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। हम क्या करते हैं कि 10 से 15 सेशंस के अंदर उस लिगामेंट के टीयर को पहले बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर हीलिंग को स्टार्ट करवाते हैं, इनिशिएट करवाते हैं, और उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज प्लानिंग होती है, उसकी कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग होने के बाद स्ट्रेंथनिंग होती है। आई हैव डेल्ट मैनी पेशेंट्स, बहुत सी लड़कियां, बहुत सी खवातीन ये करवा चुकी हैं, एंड दे आर इन द जिम नाउ। वो जिम में अपनी फिटनेस ट्रेनिंग्स कर रही हैं, दे आर ऑल फाइन। थोड़ी सी मिथ हैं, इन मिथ को तोड़ें ठीक है कि मतलब ये ठीक नहीं होती दर्दें कमर की, या ये एपिड्यूरल लग गया अब सारी जिंदगी रहेगा। नहीं, जिंदगी सारी तब रहेगा जब तक आपके ज़हन पे सवार रहेगा और आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शम्स, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात Thank you. करके। जो प्रोसीजर्स हमें, जो एक्सरसाइजेज इन्होंने बताई है, आई होप अगर आप घर पे भी इसको फॉलो करते हैं तो जो आपको लोअर बैक पेन है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और आपके दर्द में आराम आ जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है कि दर्द को तोते की तरह पालना नहीं है। अगर कोई ऐसी टेंशन हो गई है या किसी जिस्म के अज़ा में आपको ऐसी बहुत तकलीफ है सीवियर, तो ट्राई दिस एक्सरसाइज जो आपको मोस्टली हमारे शोज़ पे देखने को मिलती है। एंड इफ़ यू ट्राई दिस, आपका दर्द चले जाए तो फिर मुझे और डॉक्टर साहब को दुआ में याद रखिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अभी हम बात करने लगे हैं डॉक्टर अना कंवल से, जो कि हैं स्पेशली बच्चों की साइकोलॉजिस्ट, और वो आज हमें ये बताएंगी कि ये जो बच्चे इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स का, आईपैड्स का, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना शुरू हो गए, और जब वो गेम्स खेल रहे होते हैं अपने मोबाइल्स वगैरह पे, तो आपने देखा होगा कि जब बच्चों से एकदम से खेलते खेलते मोबाइल पेरेंट्स यूँ करके छीनते हैं उनके हाथ से, तो वो बड़ा चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो पूरी दुनिया है वो उनसे छीन ली गई है। तो इस पे बात करते हैं आज हम। अना कंवल हमारे साथ हैं। डॉक्टर जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है।
कि बच्चों को आप स्क्रीन देते हैं, लेकिन जो रीसेंट रिसर्चेस हैं उसके अंदर ये बताया गया कि 2 इयर्स तक तो आपने बच्चे को स्क्रीन ही नहीं देनी। ठीक है। लेकिन हमारे अभी ज़्यादातर प्रैक्टिस ये हो रही है कि खाना नहीं खा रहे तो हम स्क्रीन प्रेजेंट कर देते हैं, और मोस्टली पेरेंट्स मतलब इस हद तक आ गया था, माओ ने क्या किया, यहाँ पे बैंड लगाया है तो यहाँ पे मोबाइल चिपकाया है, तो बच्चों को पैदाइश में ही ना खाना खिला रही है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, आवाज़, कार्टून्स, तो वो बच्चों को स्क्रीन तो हम पैदा होते ही देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है। ऐसे ही है। 2 साल की उम्र तक स्क्रीन नहीं देनी। ठीक है। इससे बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत कंप्रोमाइज़ हो रही है। आपने देखा होगा कि बच्चे नॉन वर्बल बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसने पॉइंटिंग की है तो मदर ने वो चीज़ प्रेजेंट कर देनी है। तो आप अगर बच्चे को ये कहें ना कि बोल के मुझे बताओ, तो शायद बच्चे बोल के बताएं तो अब आप उनको चीज़ दें। लेकिन अब बच्चे के इस तरह से पॉइंट करते हैं तो मदर को पता होता है कि उसको पानी चाहिए, वो फ़ौरन से पानी प्रेजेंट कर देते हैं। अब वो मोबाइल देख रहे हैं, और या तो अगर आप अपने बच्चे को स्क्रीन भी दे रहे हैं ना, तो ये देखें कि वो क्या देख रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट बच्चा यूज़ कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जी डॉक्टर साहब, मैं वो बोलना चाहूँगी, बच्चे ऐसे जैसे अगर मोबाइल देख रहे हैं और किसी पेरेंट ने उनको कह दिया कि बेटा जाओ जाके पानी पी लो, या बेटा ये जाओ ये काम कर दो, देखो बेल बज रही है, ज़रा देखना टेरेस से कौन है, कोई भी ऐसी चीज़ को काम कहते हैं, बच्चे कहते हैं हाँ 2 मिनट, फिर देखे जाते हैं, फिर वो बोलेंगे तुम गई नहीं, तुम गए नहीं, हाँ 2 मिनट, यू नो। तो बच्चों का जो दिल दुनिया है वो सब कुछ उसी स्क्रीन पे है। अब मैं एंटी स्क्रीन पर्सन नहीं हूँ। वैसे तो अगर बच्चे को लेके जाया जाता है ना, तो हमेशा उसे यही कहा जाता है कि स्क्रीन ज़ीरो कर दें। लेकिन बच्चे स्क्रीन से भी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन अब वो क्या सीख रहे हैं? अब मोस्टली पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि आप ना मिस अन्हा, ये आपको 1000 अगर राइम्स कहेंगी ना, ये आपको सारी सुना देगी। लेकिन हम अगर इसको कहें ना, मुझे तुम्हें भूख लगी है, कम से कम मुझे बताओ, तो ये नहीं बता पा रही। उसका एक्सपोजर ही तो आपने वो दिया है ना। वो सारा दिन वो पोएम्स कोकोमेलन देख रही है, वो सुन रही है, फिर उसके बाद उसने कार्टून्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टून्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो लैंग्वेज है वो क्लियर तो नहीं होती। आपने अक्सर बच्चे को देखा होता है, वो इस तरह की कार्टूनी लैंग्वेज होती है, ऐसे बोल रहे होते हैं, तो उनकी वो समझ नहीं आ रही होती। उनकी एक कम्युनिकेशन गैप जो है ना पेरेंट का और बच्चों का, तो बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सही है। अब अगर उसका एक्सपोजर, आपने कहा ना कि वो स्क्रीन यूज़ कर रहा है, कह रहे 2 मिनट, अब उसको इतनी ज़्यादा एडिक्शन होगी हुई कि उसकी जब ये गेम एंड होनी है ना, तभी उसने जाना, उससे पहले वो नहीं जाएगा। ऐसे ही है। तो आप कह रही हैं 2 साल के बाद हमने बच्चों को देना है, फिर उसके बाद हमने बच्चों के लिए ये देखना है कि वो जो चीज़ें देख रहे हैं, जो कंटेंट देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं और कौन सा कंटेंट हमें अलाउ करना है, किस तरीके का जो प्रोग्राम है वो बच्चे उस मोबाइल पे देख सकते हैं, कौन से ऐसे गेम्स हैं जो खेल सकते हैं, वो बताइए, और किस एज से। अच्छा, 2 साल के बाद भी अगर आपने स्क्रीन देनी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा दिन स्क्रीन लेके ही बैठे रहें। जैसे आजकल है कि बच्चे अक्सर, कभी मेरे पास भी कंसल्टेशन के लिए पेरेंट्स आते हैं ना, तो वो मोबाइल मांग रहे होते हैं कि मुझे मोबाइल दे दें, या वो जीना झपटी एक स्टार्ट हुई होती है उस टाइम पे कि वो बात नहीं सुन रहे होते, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अगर आपने 2 साल के बाद भी अगर स्क्रीन देनी है तो आपने एक अपने बच्चे के लिए एक टाइम लिमिट बना लेनी है। ओके, इफ़ आई प्रेजेंट 2 आवर्स, ठीक है, तो आपने इन 2 आवर्स में को भी डिवाइड करना है, 10-10 मिनट के लिए दे दें, वो भी एज अ रीइंफोर्सर, ठीक है। अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको 15 या 20 मिनट्स के लिए दे दें। उसके अंदर भी ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो उसकी लर्निंग के लिए हो, ठीक है। अब बच्चे तंग भी तो देखे ना कितना करते हैं। अब आप ऐसे जैसे सपोज, और मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तो बस वो आप बात करिए किसी से, वो घुसे रहेंगे। हाँ, तो वो हमने तो उसको सिखाया नहीं है ना। हाँ, तो उसमें अब क्या, उसमें ये मामा मोबाइल निकाल के दे देंगी, तो वो तो एक गलत बात है ना, वो तो एक गलत बात है। अब देखें ना, ये लिमिटेशन है। ओके ओके, काम डाउन, यू हैव टू वेट, ओके, सिट डाउन, नाउ वी विल वेट, वी हैव टू टॉक विद आंटी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कोई ऐसे टॉयज़ भी होने चाहिए, ना। अब नहीं मोबाइल देना। अब यही बात मैंने आपसे पहले भी बताई कि इग्नोर करें, सम टाइम हमें इग्नोर करना होता है। मगर अब बच्चों की इंसल्ट भी तो हो रही होती है, हम बात करें हमारी भी इंसल्ट हो रही होती है, हम कहते हैं नहीं बेटा बैठ जाओ बेटा। अब हम सामने वाले को बताना भी नहीं चाह रहे होते कि हमारा बच्चा फ़ोन पे लगा हुआ है, फ़ोन मांग रहा है। यही तो प्रैक्टिस है, यही तो अवेयरनेस है। अब ये अगर हम शोज़ कर रहे हैं, हम पेरेंट्स को अवेयर ही तो करना चाह रहे हैं ना, कि आप उनको सिखाएं। वी हैव टू वेट। अगर थेरेपिस्ट के पास भी जा रहा है ना, पेरेंट कहते हैं कि यार इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, टेम्पर टेंट्रम बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो मैं उनको वेट करना ही तो सिखा रही हूँ। अब बिहेवियर थेरेपी में क्या है, वो मुझे बहुत तंग कर रहा होता है और उसको वो चाहिए होती है चीज़, तो मैं कहती हूँ यू हैव टू वेट, पुट योर हैंड ऑन द टेबल एंड नाउ वी विल काउंट 1 2 3 4 5 एंड गिव मी हाई फाइव।
यू हैव टू वेट, तो वो वेट कर रहे होते हैं। आई हैव 3 मोबाइल्स और वो मैंने अपने साइड पे रखे होते हैं सिर्फ इन बच्चों की वजह से कि अब ये मेरे से मोबाइल मांगे, मैं उनको इतना इसके ऊपर कर देती हूँ कि मोबाइल सामने पड़े होते हैं वो मांगते भी नहीं हैं। आहा, तो ये जो पेरेंट्स हैं ये फिर किस तरीके से इस तरह से काउंसलिंग करें घर पे बच्चों को, किस तरह से क्या बोले? लिमिटेशंस होनी चाहिए। अब अगर बच्चा स्क्रीन तो बहुत कर रहे हैं ना, देखें ना, इसके अंदर पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। अगर बच्चा स्क्रीन यूज कर रहा है ना तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। बच्चे को के लिए लिमिटेशन बना ले, बाबा घर आएंगे तो फ़ोन हम यूज़ नहीं कर सकते, अब उसमें मामा भी यूज़ नहीं करेंगी, ठीक है, दादू भी यूज़ नहीं करेंगी, दादा अबू भी। हमने अगर 1 आवर बैठना है तो सब एक बैठा करें ना, लाउंज में बैठे बातें करें, अपने बच्चों को सोशल स्टोरीज़ बताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लें। दादा अबू ने सोशल स्टोरीज़ बतानी है, दादी अम्मा ने भी कुछ अच्छी दीन के बारे में बच्चे को बातें बताना शुरू कर दें। हमने सारा बर्डन माँ के ऊपर डाल दिया। माँ ने घर भी देखना है, ससुराल भी देखना है, फिर उसने अपना स्पेशल बच्चा भी देखना है। बच्चा बोल नहीं रहा, उसने वो एक टेंशन लेनी, और फिर सोसाइटी का एक बर्डन। कहीं चले गए तुम्हारा बच्चा बोल नहीं रहा, हाय ये अभी टॉयलेट ट्रेन ही नहीं है, ये अभी तक पैम्पर यूज़ कर रहा है। तो वो मदर जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाती है ना तो मदर की परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस पर भी बात करेंगे। बच्चे आजकल के खाना खाते ही नहीं है जब तक कि उनको मोबाइल फ़ोन ना दिया जाए। वो या तो अपनी ट्रे अपनी टेबल के साइड पे किसी चीज़ के साथ मोबाइल को अटकाते हैं, वो मोबाइल देख रहे होते हैं, तो फिर वो साथ खाना खा रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता खाने की अहमियत, खाने के आदाब, खाने का जायका, खाने का टेस्ट, ना उनके अंदर कोई चीज़ डेवलप होती है, ना उनको एक तरीके से पता होता है कि पहले लुकमा तोड़ना है, फिर आलू तोड़ना है, फिर सब्ज़ी लगानी है, ये चटनी लगानी है, रायता लगाना है, फिर उसका जायका मुंह में टेस्ट लेना, उसका कुछ उनको नहीं पता होता, सिर्फ उनको मोबाइल पे क्या चल रहा है वही पता होता है। तो टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक और पूछेंगे फिर हम यहाँ डॉक्टर आना से। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और आज हम हमारे पास मौजूद हैं अनहा, और वो बात कर रही हैं बच्चों के ऊपर, स्पेशली जो स्क्रीन टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे यूज़ कर रहे होते हैं, उसे क्या डिसऑर्डर होते हैं। चलिए जी पूछते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं बच्चों की। जी आजकल सबसे ज़्यादा विजुअल ऑटिज़म बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेरेंट्स को लगता है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया है, लेकिन बच्चे क्योंकि स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से विजुअल ऑटिज़म होता है। उसके सेम सिम्टम्स ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तरह होते हैं, लेकिन ये ज़रा एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ की वजह से होता है। इसके अलावा बच्चों में बच्चे बहुत ज़्यादा अगर स्क्रीन यूज़ करें तो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते। अगर आप उनको काम करवाते हैं, आप उनको कॉपी पेंसिल प्रेजेंट करते हैं तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते। उनको बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है अपना कोई भी काम कंप्लीट करने में, कोई भी टास्क कंप्लीट करने में। फिर उनके फोकस वो उनके कंप्रोमाइज़ होता है, ऑन सीट बिहेवियर नहीं होता, ऑन गोइंग पोजीशन में होता है, भाग दौड़ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपने जैसे सबसे पहले बात की थी कि पेरेंट्स अगर फ़ोन ले लेते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो उस वक्त पे फिर बिहेवियरल इशू स्टार्ट होते हैं और बच्चा जो है कि उस लिंक्ड कर रहे होते हैं उसके बिहेवियर ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के साथ। इसके अलावा बच्चों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बच्चा नॉन वर्बल, बहुत ज़्यादा बच्चे नॉन वर्बल हो गए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा एक स्क्रीन टाइम एक रिपोर्ट हुआ था, पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा 16 आवर्स स्क्रीन यूज़ कर रहा है। मैंने कहा 16 आवर्स ये आपको लगता है कि ये नॉर्मल है? कि उसको रोका ही नहीं गया। बहुत अरसे बाद जी ये पैदा हुआ है तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा था प्यार मोहब्बत, तो ये सारा उसने जो कहा हमने उसकी विश पूरी की, लेकिन उस चीज़ के बाद बच्चे का कितना नुकसान हो गया, आपका अपना भी नुकसान हो गया, बच्चे का भी नुकसान हो गया। बिल्कुल। तो स्क्रीन देनी भी है तो लिमिट करें, 1 घंटा दे दें, 2 घंटा दे दें, लेकिन उसको भी आप मिनट पे डिवाइड कर लें तो शायद ये प्रॉब्लम्स ना आए। वो एक साथ का टाइम ना दें। वो एक साथ 16-16 घंटे बहुत ज़्यादा है। बच्चे सर दर्द की शिकायत करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्या सर दर्द होना, लेकिन वो उनको होता है। फिर उनका पोस्चर कंप्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि हर वक्त लेट के आप देखते रहते हैं, तो कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो इस वजह से बच्चा अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, मामा मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। थोड़ा सा अगर आप उनको कहते हैं कि चले रनिंग करते हैं तो मम्मा मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, सांस फूल जाता है, सांस फूल जाता है, क्योंकि उसको पे उनका काबू नहीं है। हाँ जी, क्योंकि उसने सारा दिन तो लेट के या बैठ के स्क्रीन देखते रहे। इसी वजह से बच्चे मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं। जब मोटापे हो जाते हैं तो उनको बहुत सी छोटी सी एज में शुगर का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, और सबसे ज़्यादा ट्रॉमा जो है ना वो शुरू हो जाता है बच्चों को। मैंने बल्कि कल एक शो भी किया था और मैं चीख के अपने शो पे बार बार ये कह रही होती हूँ, क्योंकि मेरा देखें मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि यहाँ पे मैं कोई इंटरटेन
एंटरटेनमेंट नहीं करने बैठी इस चैनल पे, मैं सिर्फ आपके घर के मसलों पे बात करने के लिए बैठी हूँ। सुबह सुबह मैं यहाँ आकर मैं जो घर के आपके माशी मसाइल हैं उसके ऊपर बात कर रही होती हूँ। तो ख़ास तौर पे अपने बच्चों को दोबारा कहूँगी कि ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाइए जिसकी वजह से उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो ठीक हो, उनका पोस्चर ठीक हो, उनकी उस एक्टिविटी की वजह से उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स जो है वो पैदा हो जाएँ और बच्चे जो हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ में हैं। क्योंकि हमने क्या कर दिया है कि इस स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों को बिल्कुल दूर कर दिया है कि वो अपनी घर की जो लाउंज गैदरिंग, जो बड़ी अच्छी बात की थी अनहा ने कि घर की लाउंज गैदरिंग जिसमें दादा, चाचा, भाई, देवर, फुप्पो, ये वो जो लोग बैठे होते हैं, तो जब छोटे बच्चे भी उधर साथ बैठे होते हैं तो ये बात उनके साथ करें, उनसे उनका हाल पूछें, कोई बड़े अपनी बात कर रहे हो, तो ये सारी जो है ना चीज़ें, उससे बच्चों को दूर मत करें कि नहीं बेटा जाओ, बड़े बैठे हैं, तुम जाओ कमरे में जाके बैठो। नहीं, बड़े घर के अंदर बैठ के कौन सी ऐसी बातें कर लेंगे। अच्छी बुरी लड़ाई झगड़ा जो भी है घर का आपस का, वो एक घर की चार दीवारी की बात है, तो बच्चों को सामने बैठ के करें। बल्कि बच्चों में आदत होगी कि बच्चे सीखेंगे कि भाई किस तरीके से मसलों को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से ख़ानदान में बात होती है, किस तरीके से बड़ों से बात होती है, किस तरह बड़ों को टाइम देना है, किस तरह जैसे घर के जो छोटे हैं वो बड़ों के साथ बैठ के कुछ सीख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, आपस में एक दूसरे को टाइम देना भी सीखेंगे। इस तरह से बच्चे ये स्किल्स भी उनके अंदर आएंगे। तो हम इससे दूर ना करें। ये मोबाइल की जो कहानी है ज़रा इसको हल्की आंच में रखें। एक सवाल मैं आपसे और करूँगी, उसका जवाब ये रह ना जाए कि जो बच्चे खाना खाते वक्त स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोई उनको स्क्रीन प्ले चाहिए, उससे अब कैसे दूर किया जा सकता है, इसका कोई हल बता दें। आप स्क्रीन को एज अ रीइंफोर्सर यूज़ कर लें, ठीक है। स्टार्ट में कोई भी बिहेवियर है ना, अगर हमने उसके ऊपर वर्क करना है तो उस बिहेवियर को भी ख़त्म होते होते 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। उसमें फिर पेरेंट्स थोड़ा है वो थोड़ा उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप पहले खाना खा लो, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैं फ़ोन दूंगी। फर्स्ट डे तो आपको एक्सपोजर उसको करवाना पड़ेगा ना, उसके साथ उसको बिठाएं, उसके साथ बैठ के आप लोग भी खाना खाएं। वो रो रहा है, इट्स ओके, आपने फुली इग्नोर करना है, ठीक है। वो चीज़ें उठा के फेंकता है, मामा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसको बताना है कि बेटे आप ऐसा नहीं करोगे, हम खाना खाएंगे, फिर इसके बाद मैं आपको स्क्रीन दूंगी। अच्छा 1 बाइट, फिर उसके बाद आपको मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन देती हूँ, फिर उसके बाद 3 बाइट, फिर हम इसको स्क्रीन को करते। इस तरह से आप उसको रीइंफोर्स करते रहें। इंशाल्लाह ताला विदिन 2 वीक्स ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैनिक उस सिचुएशन में हो जाएंगे तो फिर इसके ऊपर वर्क नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनहा, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे जितने भी लोग हैं देखने वाले पेरेंट्स जो हैं उनको अच्छा गाइड, होप आप लोग को समझ आया होगा कि अपने बच्चों को किस तरह से स्क्रीन टाइम से बचाया जा सकता है और अगर देना है तो किस तरीके से देना है। जैसे डॉक्टर अनहा ने बताया कि 2 आवर्स 3 आवर्स इज़ इनफ, वो भी उसको बांट दीजिए टाइम को, एक साथ 2 घंटा 1 घंटा या 3 घंटा बच्चों को वो स्क्रीन टाइम मत दीजिए। अगर वो उससे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, इट्स ओके, बट एक साथ का टाइम नहीं, ताकि उनकी हैबिट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर भर ना जाए, वो घुस ना जाए उस मोबाइल के अंदर, स्क्रीन टाइम के अंदर। वो थोड़ा सा उसको बांट लें ताकि बाकी एक्टिविटीज़ में भी और बाकी चीज़ों में भी जो है वो हिस्सा ले सकें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, किस मसले पे आपको लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए और किस माहिरीन को मैं यहाँ पर स्पेशली बुलाऊँ जो जिससे आपकी मदद हो सके, तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। हमारे जो फ़ैन पेज है, हमारा जो टिकटॉक पे, हमारे फेसबुक पे जो 24 न्यूज़ के मॉर्निंग विद फ़ैज़ा के पेजेस हैं उस पे जाके प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ताकि हम उसके ऊपर अपना शो डिज़ाइन ज़रूर करें आपके लिए। सी यू टुमारो, टेक केयर, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।